हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी में आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर। दोस्तों मॉडल पेपर में कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही रामबाण की दवा के रूप में काम करेगा। दोस्तों सारे जितने भी प्रश्न हम आपको सॉल्व कराते हैं ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले होते हैं और हर बार आपको ये सहायता भी मिलती है कि कौन से प्रश्न आपके पेपर में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो को अंततः देखते रहिए और फटाफट अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। दोस्तों सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे दोस्तों आज के मॉडल पेपर में आपका होगा बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का सब्जेक्ट है। प्रश्न पत्र आप लोगों को पता है हिंदी गद्य का होगा यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जितने भी सारे लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर सॉल्व किया रहा है। दोस्तों खंड आ में सभी प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर वो 50 शब्दों में है। मैक्सिमम मार्क जो आपका होगा वो 70 नंबर का होगा। 70 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें टाइम आपका 2 घंटे का होगा। टाइम का आपको निर्धारित पहले से कर दिया गया है। सारा चीज़ें आपको पहले मैंने आपको वीडियो का जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर दिया गया है। दोस्तों अब यहाँ पे हम केवल प्रश्न सॉल्व करेंगे क्योंकि पेपर नज़दीक है, तो पेपर में हमें किस तरीके से लिखना होगा, पढ़ना होगा, तैयार करना होगा, सारी चीज़ें आपको मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे टाइमिंग के अनुसार आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराना है। मतलब 2 घंटे में आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको बताने का प्रयास करेंगे। मुश्किल से आपको 30 मिनट में सेक्शन ए और सेक्शन बी कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको यहाँ पर हम बताएँगे। अब जैसे पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, कहानी क्या है। कहानी से मतलब क्या है, कहानी का मतलब क्या होता है दोस्तों। कहानी का मतलब होता है जो हमारे आत्म को मनो उल्लास को नहीं हर्षो उल्लास करे, यानी कि हमारे जीवन को आनंदित करे, वही कहानी होता है। यानी कि जो कुछ क्षण बीता हो और उसी क्षण में हमें आनंद प्राप्त हो, जो कहानी हमारे पढ़ के हमारे अंदर को गदगद करे, वही हमारी कहानी होती है। अब जो आपको लिखना है, लिखने वाले भाषा में आपको लिखना होगा कि कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र है। जो हमारा कहानी है वो जीवन का खंड का चित्र मात्र है, यानी कि आंखों देखा हाल प्रस्तुत होता है, जिसकी घटनाएं पाठकों को अपलाबित तथा गदगद, यानी कि जो पाठक होते हैं जो पढ़ते हैं जिसका स्मरण करते हैं, यानी कि पाठक जो होता है उन्हें क्या करती हैं, अपलाबित यानी आकर्षित होती है। अपलाबित का मतलब होता है आकर्षित, तथा गदगद का मतलब होता है कि अपने आप में हर्षोल्लास, यानी कि खुशी का जो अपने आप में हर्षोल्लास होता है, यानी कि खुशियों का भावना होता है, खुशी का मन जागृत होता है, वही होता है गदगद होता है। तो कहानी का मतलब होता है कि कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र है जिसकी घटनाएं पाठकों को अपलाबित तथा गदगद करती है। सेकंड क्वेश्चन आता है उपन्यास। तो उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। उपन्यास का मतलब होता है दोस्तों, उप का मतलब होता है समीप। सबसे पहले उपन्यास का मतलब समझेंगे कि उपन्यास का मतलब होता है जिसमें उप का मतलब होता है समीप और न्यास का क्या मतलब होता है दोस्तों, यानी कि थाती से बना है। यानी कि जो न्यास है अर्थात थाती से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु, यानी कि समीप जो समीप रखी हुई वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। उपन्यास शब्द का जो उप अर्थ होता है उसे हम समीप कहते हैं और जो न्यास होता है उसे थाती शब्द से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। अगर यही बात हम करें तो साहित्य के संदर्भ में वह कीर्ति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही कहानी है और उपन्यास कहलाने योग्य है, यानी कि इसको पढ़ने से आपको ये पता चले कि ये हमारे ऊपर यानी कि जो आपकी जो जीवन घटनाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर चल रही है तो समझो ये उपन्यास है। और अंग्रेजी में इसे हम नॉवेल शब्द से प्रयुक्त करते हैं। नॉवेल का मतलब आप जानते ही हैं, नॉवेल का मतलब उपन्यास होता है। और गुजराती में इसे हम नवलकथा कहते हैं और मराठी में कादम्बरी कहते हैं। यानी कि अगर हम इसे गुजराती में बोलें उपन्यास को तो नवलकथा कहेंगे, अगर मराठी में बोलें तो हम इसे कहें कादम्बरी, और बांग्ला में अगर बात करें तो इसे हम उपन्यास, और इसी नॉवेल के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं उपन्यास। इसी नॉवेल के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, तो इसी को हम कहते हैं उपन्यास। तो आई होप सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है नाटक। नाटक आप लोग को हम नाटक में अब आपका आता है, नाटक में लिखेंगे कि नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट का मतलब होता है धातु, जो आपका धातु है नट धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है अभिनय। अभिनय का मतलब समझते हैं आप लोग कि अपने मन से, अभिनय का मतलब होता है अपने जीवन से नए रूप,
यानी कि भरत मुनि के एक सूत्र के अनुसार नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है और भरत मुनि ने नाटक में ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान और यजुर्वेद से अभिनय और एवं अथर्ववेद से रस लिया गया माना है। और भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद, क्या कहते हैं इसे हम, पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नाटक को परिभाषित करते हुए बाबू गुलाब राय जी ने लिखा है कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सम्प्राण रूप में अंकित किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं नाटक। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध। अब निबंध के बारे में हमने आपको कहानी बताया, उपन्यास बताया, हाँ आपको सारी, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि सारे जितने भी आपको टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो कहानी आप लोग को समझ में आ गया, कहानी का क्या मतलब होता है, उपन्यास का मतलब क्या होता है, नाटक। अब आता है निबंध आपका। निबंध में लिखेंगे कि निबंध निधन बंध, निधन बंध से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। क्या होता है दोस्तों, निबंध का मतलब होता है बांधना। यह अच्छी तरह से बंधा हुआ अर्थात वह गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी, सरल यानी कि विषया अनुकूल यानी कि विषय के अनुकूल भाषा में भावों विचारों को क्रमबद्ध रूप से सुगुम्फित किया गया है। सुगुम्फित का मतलब होता है दोस्तों, सुगुम्फित का मतलब होता है एक लकीर में, यानी कि एक गुच्छे के द्वारा हमें, जैसे आप मॉर्टिन देखते हैं, मॉर्टिन एक लकीर के अनुसार चलती है, गोल 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 गोल, इसी को कहते हैं सुगुम्फित किया गया है। आप लोग उसमें देखेंगे मॉर्टिन कुछ इस तरीके से होता है, इसी तरीके से सुगुम्फित होता है। सुगुम्फित का मतलब होता है कि अपने चारों ओर घूमे हुए, यानी कि एक तरह साइड से बंधे हुए हैं, तो इसी को कहते हैं सुगुम्फित, यानी कि उसमें इकट्ठे हैं तो सुगुम्फित हुए हैं। और यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। यह निबंध शब्द के निकटतम पर्यायवाची शब्द ले गए, जिसे हम कहते हैं संदर्भ, रचना, प्रस्ताव, आर्टिकल, कंपोजिशन, एस्से और आलेख इत्यादि, इससे होता है निबंध। और प्राचीन संस्कृत परंपरा में तार्किक व्याख्या, टीका, भाष्य, समीक्षा, सूत्र आदि से उपज कर निबंध साहित्य का विकसित होना स्वीकार किया गया है। लेकिन अगर इस हिंदी में निबंध संस्कृत की प्राचीन जो परंपरा से नहीं बल्कि पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से आया है। तो निबंध का मतलब होता है दोस्तों यही कि जो हमारे पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से आया हो, यानी कि जो प्राचीन परंपरा से नहीं होना चाहिए ये, बल्कि पाश्चात्य साहित्य जो होता है, यानी कि जो साहित्य प्रेरणा पर ही होती है, साहित्य की प्रेरणा उत्पन्न करती है अपने अंदर से, उसी को हम कहते हैं निबंध। तो आई होप आपको निबंध भी समझ में आएगा। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी। क्या होता है एकांकी, किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सारे हमने आपको इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको पेपर में आते हैं, तो इसी वजह से हमने ये जो हस्तलिखित मॉडल पेपर है इसमें इस तरीके से प्रश्न आपको बताना पड़ता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हर बार मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, क्योंकि कोई भी छात्र छात्राएँ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जब पेपर आता है तभी ध्यान देते हैं और इसी वजह से वो मार खाते हैं। और मेरा तजुर्बा है, मेरे पढ़ाने का जो आज से 5 साल 6 साल का जो पढ़ाने का तजुर्बा आ रहा है दोस्तों, उसमें मैं आपको 100% बताऊंगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप नंबर तो ले आएंगे लेकिन आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये 100% श्योर हूँ मैं। तो दोस्तों अब आपका आता है नेक्स्ट वन, एकांकी। एकांकी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एकांकी का मतलब होता है, एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी की परिभाषा लिखिए, जैसे भी आपको प्रश्न आपके पेपर में पूछा है, एकांकी को परिभाषित कीजिए जैसे भी आपका आता है। तो एकांकी की परिभाषा करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी ने लिखा है एकांकी के बारे में कि किसी तथ्य, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी ने लिखा है एकांकी के बारे में कि किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक तथा एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य विभंजन किया ही एकांकी है। जो नाट्य विभंजन होता है, यानी कि विभंजन का मतलब होता है दोस्तों, नाट्य विभंजन का मतलब होता है जो नाट्य का विभाजन हो, यानी कि जिस जो स्टेप होता है हमारा, यानी कि मान लो कथकली हो गया आपका, उड़िया हो गया, जैसे भी आपका हो, जो नृत्य होता है, नृत्य में जो विभंजन आए उसी को तो हम कहते हैं एकांकी। यानी मान लीजिए नाट्य में, मान लीजिए नाट्य जो है, नाटक कोई भी नाटक हो गया, मान लो ये तो नृत्य, जैसे मैंने आपको नृत्य के बारे में बताया, नृत्य में आपका जैसे हर तरीके का अलग अलग स्टेप होता है, बट जो नाटक होता है दोस्तों, नाटक में हम क्या करते हैं, जो नाट्य विभंजन होता है नृत्य में हमारे, तो उसी तरीके से नाट्य विभंजन होता है। एकांकी में
एकांकी में अगर हम बात करें तो जो नाट्य विभंजन होता है, जो नाटक होता है उसका जो विभाजन होता है, उसके कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको उसमें जाता है कि इसका भावपूर्ण क्या होता है, यानी इसका जो आप कहानी जो आप पढ़ के आए एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके क्या गुण होता है, आपको क्या गुण मिले, क्या अवशेष मिले, इसमें क्या आपको इसमें पूर्ण रूप से शिक्षा मिलता है, इसके गुण, इसके दोष बताइए क्या है। तो सारे चीज़ें आपको सबका जब आप पढ़ते हैं तो इसमें क्या इनको करना चाहिए था और इनको क्या नहीं करना चाहिए, यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताना होता। तो दोस्तों ये था आपका एकांकी। उसके बाद आता है डायरी। डायरी से आप क्या समझते हैं? डायरी होता है दोस्तों साहित्यकार अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव एवं विचारों को लेखनीबद्ध करने के लिए प्रायः डायरी लिखते हैं। डायरी में प्रतिदिन के निरीक्षण जो हमने दिन में करा है, जो डायरी में लिखा जाता है, जो प्रतिदिन हम करते हैं काम, और दिन में सारी चीज़ें हमने उसको गैस करके उसका निचोड़ निकाल के वो हम डायरी शाम को लिखते हैं, तो इसी को हम डायरी कहते हैं। यानी इसमें निजी विचारों, भावों और प्रतिक्रियाओं की प्रधानता होती है। डायरी में अपनापन होता है, इसलिए उससे उसके लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। यानी उनके कहने का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अपनेपन का जो भाव होता है वो क्लियर हो जाता है, तो इसे हम डायरी कहते हैं। फिर आता है आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं? स्वयं लिखी अपनी जीवनी को हम आत्मकथा कहते हैं। जैसे हम अपने भाषा में, यानी कि जो हम अपनी जीवनी लिखें अपनी, यानी कि जब से मैं जानकार हुआ, पढ़ने लायक हुआ, जब से मेरा बर्थ हुआ, बर्थ से लेके अब तक की जितने भी पॉइंट्स घटना घटी, जितने भी अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, ठीक है, और जितने भी आपके टॉपिक आए गए, कहाँ गए आप, कितने भी आपके अच्छे काम हुए, कितने आपके बुरे काम हुए, वो सारे चीज़ें आप अपने आत्मकथा के जरिए, यानी कि जो स्वयं लिखी हुई विचार होते हैं उसको हम आत्मकथा कहते हैं। यानी अर्थात जब कोई लेखक, साहित्यकार या अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक एवं साहित्यिक तरीके से स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। यानी आत्मकथा से यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करे, तो इसे हम कहते हैं आत्मकथा। उसके बाद फिर आता है संस्मरण। संस्मरण किसे कहते हैं दोस्तों? अब संस्मरण में आप लिखेंगे कि स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख का स्मरण कहते हैं, यानी संस्मरण कहते हैं। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी जो यात्रा साहित्य होता है वो संस्मरण के अंतर्गत आता है। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है, आप लोग को बता दिया आपने। स्मरण को साहित्य, यानी कि संस्मरण को साहित्य निबंध की प्रवृत्ति भी मानी जा सकती है। ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध कहा जा सकता है। मोटे तौर पर संस्मरणों को स्वविशेषता के तहत लिया जाता है, लेकिन जो संस्मरण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर है। आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवनी का वर्णन करना, इसमें कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं है और लेखक का दृष्टिकोण भिन्न होता है, तो ये होता है संस्मरण। फिर आता है व्यंग्य की परिभाषा दीजिए। व्यंग्य किसे कहते हैं दोस्तों? अब व्यंग्य में आप लिखेंगे कि व्यंग्य एक ऐसी साहित्य अभिव्यक्ति या रचना है, यानी कि अभिव्यक्ति रचना है जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की कमजोरियां, दुर्बलताओं, कथनी और करनी के अंतरों की समीक्षा अथवा निंदा भाषा का आप लोग समझते हैं ना, निंदा का मतलब होता है किसी का हम निंदा करें या किसी का दुर्भाष करें, का टेढ़ी भंगिमा देकर अथवा कभी कभी पूर्णतः सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए की जाती है। वह पूर्णतः अगंभीर होते हुए गंभीर हो सकती है, निर्दय लगते हुए दयालु हो सकती है और प्रहारात्मक होते हुए तटस्थ लग सकती है, मखौल लगते हुए बौद्धिक हो सकती है, अतिशयोक्ति एवं अतिरंजना का आभास देने के बावजूद पूर्णतः सत्य हो सकती है। इसके निम्नलिखित 4 भेद हैं, यानी कि जो व्यंग्य है इसके 4 भेद हैं। फर्स्ट नंबर पे तो आपका था चमत्कारिक, यानी कि चमत्कारिक विनोद वचन। सेकंड नंबर था व्योजोक्ति और थर्ड नंबर उपहास, फोर्थ नंबर व्याकृत और 5 नंबर आपका आता है आक्षेप। तो ये 5 जो हैं आपके भेद हैं यानी व्यंग्य के। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों।
उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है 10th नंबर में जीवन व आत्मकथा में अंतर बताइए। अब जीवनी है और आत्मकथा, इसमें अंतर आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर आपका आता है इसमें कि जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग होते हैं। आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है। सेकंड नंबर आता है आपका जीवनी की रचना के निष्पक्षता की जरूर होती है, बट आत्मकथा लेखक के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। थर्ड नंबर है कि जीवनी दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है, लेकिन जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन की कहानी है। तो ये जीवनी और आत्मकथा के तीन अंतर हैं, यानी कि 3 जीवनी में और 3 आत्मकथा में। तो जीवनी और आत्मकथा इतना अगर आप लिख देते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें यानी कि 18 से 20 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। 2-2 नंबर का होता है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो 20 में 18 आपका कहीं नहीं गया। इतने आपको लिखना है दोस्तों, और मुश्किल से आपका जो टाइम हुआ वो 15 मिनट का हुआ। 15 से 16 मिनट में आप अच्छे से ये कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अब आता है खंडवा में केवल आपको 4 प्रश्न करने होंगे, और जिसका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। तो अब सेकंड नंबर जो प्रश्न है आपका, वो कह रहा है कि भारत में फूलों ... की रक्षा के लिए संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में हर बार पूछा था, और ये प्रश्न जो है वो रानी लक्ष्मीबाई से लिया गया है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, और पढ़े लिखे में से एक निचोड़ता केवल यहाँ पे आपको मार्गदर्शन करना है कि आपको पढ़ना कैसे है। बस आप लोग तो अच्छे से अच्छे एक क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट को समझाना केवल एक कला होनी चाहिए, और जो कला मैं आपको आपके अंतर जागृत है उसको उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब उसका मैं लिखेंगे संदर्भ में लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि आलोच्य पंक्तियाँ श्रेष्ठ उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि लेखक कहता है कि भारतवर्ष में कमल समृद्धि के साथ साथ क्रांति का भी प्रतीक है, यानी जो हमारा कमल समृद्धि है उसके साथ साथ क्रांति जो आई है उसका प्रतीक माना गया है, क्रांति का। फिर आता है व्याख्या। अब व्याख्या में लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि यानी कि जो ये है आपका कि भारत में कमल फूलों के ... रक्षा के लिए। कमल के फूलों में परागकण होता है, कमल के फूल में परागकण एवं क्रेसर अदृश्य रूप से विद्यमान होते हैं, यानी जो दिखता नहीं है उसमें लेकिन विद्यमान होते हैं। जो परागकण होते हैं अदृश्य होता है, अदृश्यमान होता है, और यह कमल का जो पुष्प प्राचीन काल से ही स्तुत्य योग्य है। ज्ञान की देवी माँ भारती इसी पर आसीन है, और यही कमल का पुष्प भारतवर्ष की प्रगति एवं क्रांति के प्रतीक के रूप में है। यदि भारतीय क्रांति करते हैं, इनकी जो भारतीय हैं वो क्रांति करते हैं, तो मानवीयता की रक्षा के निमित्त ही। फिर इसमें जो इसमें इसका जो विशेष है, फर्स्ट नंबर में लिखेंगे कि कमल के पुष्प को, यानी कि इससे क्या शिक्षा मिलती है आपको, इसमें लिखेंगे कि कमल के पुष्प को ज्ञान एवं समृद्धि के रूप में दिखाया गया। जो कमल का पुष्प है उसे ज्ञान एवं समृद्धि का रूप दिखाया गया है। सेकंड नंबर बताया गया इसमें आपको कि कमल का पुष्प लाल क्रांति के प्रतीक के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपका ये। उसके बाद फिर आपका थर्ड नंबर कि मुझे एकाएक ... लौट आता था। ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसका भी आपको व्याख्या करना है। अब इसमें लिखेंगे संदर्भ में लिखेंगे दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखित गैग्रीन, यानी कि रोज नामक कहानी, जो गैग्रीन है रोज नामक कहानी से लिया गया है। उसके बाद फिर आप लोग लिखेंगे प्रसंग में लिखेंगे दोस्तों कि कथाकार अपनी बाल सखी यानी मालती के साथ बिताए गए बचपन के दिनों की याद करके कहता है। यानी जो कथाकार हैं अज्ञे जी, वो कह रहे हैं कि अपनी जो बाल सखी हैं यानी मालती जो हैं बाल सखी उनके साथ बिताए गए जो बचपन का पल है उसको याद करके यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। फिर आता है आपका व्याख्या में लिखेंगे दोस्तों कि बचपन की बात
इनकी मुझे एक डॉट 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 लौटा था। इसमें लिखेंगे कि बचपन की बात है जबकि हमारी जो विद्यालयी शिक्षा अभी आरंभ ही हुई थी, जैसे ही हाजिरी हो जाती हम चुपके से स्कूल से निकल पड़ते और आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर खाते थे। क्या दिन थे वे दिन भी। कभी कभी मालती ना आ पाती तो मन कितना खिन्न होता था, सब कुछ कैसा अजीब सा लगता था। उस स्थिति में उदास निराश खिन्न मन से लौटने के सिवा और चारा भी क्या था। क्या बात है, इतनी बढ़िया सिस्टम थे इनके, कितना बढ़िया इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इनकी मम्य तरीक़ों से इन्होंने अपना बताने का प्रयास किया है। अब इसमें जो है इनका जो विशेष रूप से बताया गया है इसमें फर्स्ट नंबर कि बचपन की अनुरंजक स्मृतियों को भावात्मक चित्रण हुआ है, यानी कि जो बचपन की अनुरंजक स्मृतियां हैं उसको इन्होंने भावात्मक तरीके से परिचय कराया है। फिर सेकंड नंबर है कि सूर्य ने भी कहा है कि लड़काई के प्रीत कहो अली कैसे बिसरे, नहीं कहकर इसी ओर संकेतित किया है। नहीं यही जो इन्होंने सूर्य जी ने अपनी एक जो सुक्ति लिखी थी, लड़काई के प्रीति कहो अली कैसे बिसरे, तो इसी पंक्ति को यहाँ पे संकेतित किया गया है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है दोस्तों। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों के उद्देश्य के बारे में स्वयं लिखा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में इन प्रकांड घटनाओं के दिग्दर्शन की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी समस्या प्रधान नाटक है। इसमें प्रधान रूप से गुप्तकालीन भारतीय नारी की समस्याओं का अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य अधिकार और विदेशी आक्रमण की समस्या का चित्रण भी प्रसाद जी ने अपने इस नाटक में किया है। विवाह मोच अथवा तलाक की समस्याएं जिनसे घिरकर नारी मारी मारी फिरती और प्रसाद जी ने उठाकर नारियों को पुरुषों के अत्याचारपूर्ण चंगुल से मुक्त कराने का सशक्त प्रयास किया है। प्रसाद जी ने सबसे बड़ी विशेषता और सफलता यह रही कि वे जिन जिन समस्याओं को प्रस्तुत नाटक में उठाते हैं उसका ठोस एवं संतोषजनक हल भी प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में जिन नारी समस्याओं को उद्देश्य बनाकर चित्रित किया है उसमें वे पूर्णतः सफल भी हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी समस्या से संबंधित जो बिंदु विचारणीय हैं वे निम्नलिखित है। वो कौन कौन से हैं वो इसमें बताया गया है दोस्तों। फर्स्ट नंबर कि क्या नारी प्रकृत्या अधिकारहीन हुआ करती हैं। सेकंड नंबर क्या नारी पुरुष के प्रत्येक आज्ञा का परिपालन करने के लिए सर्वथा विवश है। थर्ड नंबर क्या नारी पशु संपत्ति है जिस पर पुरुष मनमाना अत्याचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। 4 नंबर क्या नारी उपहार में दी जाने वाली वस्तु है जिसे इसकी इच्छा अनिच्छा की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। 5 नंबर क्या किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित हो जाने पर नारी विवाह विच्छेद कर सकती है। 6 नंबर क्या विवाह का आधार पूर्ण रूप से विवाह पद्धति है अथवा उसका और भी कोई आधार होता है। तो ये सारे उसके दोष हैं दोस्तों जिन्होंने बताया है। फिर आता है फर्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कि झांसी की रानी उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हिंदी लेखक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो आपको झांसी की रानी है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ और 1946 से 48 ईस्वी के बीच में इसी शीर्षक से एक नाटक भी लिखा जिसे 1955 यानी कि 1955 में मंचित किया गया। हालांकि उपन्यास अधिक प्रसिद्ध हुआ और इसे हिंदी भाषा में ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी के एक मील का पत्थर माना जाता है। 1951 में इस उपन्यास का पुनर्प्रकाशन हुआ। लेख जो है वो झांसी की रानी है। लेखक हैं वृंदालाल वर्मा जी। देश भारत के हैं। भाषा जो है उनकी हिंदी है। विषय रानी लक्ष्मीबाई है। प्रकार जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है और जो इसका प्रकाशन तिथि है 1946 ईस्वी में हुई है। उपन्यास का जो कथानक है वो भारत में ब्रिटिश राज के काल में मराठा शासित झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र आधार है। साथ ही यह 1857 के विरोध
का आधुनिक व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन क्या है दोस्तों? मूल्यांकन हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कि उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास की भूमिका में विस्तार से लिखते हैं कि उपन्यास की रचना दरअसल इस खोज से संबंधित है कि रानी वास्तव में स्वराज के लिए लड़ी और अथवा केवल अपने शासन को बचाने के लिए, और लेखक का कथन है कि उन्हें भी लिखित दस्तावेज प्राप्त हो पाए वे काफ़ी अपर्याप्त थे। हालांकि कई लोगों से मिलकर साक्षात्कार द्वारा उन्हें जो कहानियां सुनने को मिली उनसे लेखक को प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है कि रानी अंग्रेजों से स्वराज के लिए युद्ध किया था, और इस प्रकार उपन्यास पर इतिहास के व्यक्तिगत अनुस्मरण होने का आरोप लगता है। उपन्यास का प्रकाशन 1949 में, पुनर्प्रकाशन 1951 में हुआ। इससे पहले वर्मा ने कई कहानियाँ और कुछ उपन्यास प्रकाशित कराए थे। लेखक इस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी रचना वर्मा ने उस काल में की जब हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों की भारी कमी थी। ऐसे में उनके इस तरह के उपन्यासों की रचना से न केवल हिंदी साहित्य इस विधा से भी समृद्ध हुआ, बल्कि परवर्ती अंग्रेजों विद्वानों भी इन रचनाओं को मील का पत्थर घोषित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास गढ़ कुंडार को अंग्रेजी लेखक यानी वाल्टर स्कॉट के टक्कर का बताया था, और आगे चलकर झांसी की रानी और मृगनयनी जैसे उपन्यासों की रचना करने वाले वर्मा अपने इन्हीं ऐतिहासिक उपन्यासों के बदौलत हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहलाए। झांसी की रानी को हिंदी का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है। तो ये था दोस्तों आपका झांसी की रानी के बारे में। उसके बाद फिर आता है खंडसा। खंडसा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 450 शब्दों में देना है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहानी की विकास यात्रा की दर्शाइए। 7 नंबर क्वेश्चन की दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। फिर आता है 8 नंबर की जीवनी का स्वरूप विश्लेषण करते हुए उसका विकासात्मक परिचय दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अलग से वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये आपका 30 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 30 मिनट की वीडियो है जिसमें एक सेक्शन है और सेक्शन भी होगा, और आपका 25 मिनट का जो वीडियो हो जाएगा यानी कि 25 से 30 मिनट का होगा वो खंडसा से होगा। तो आपको इससे क्या होता है कि पढ़ने में और जो लिखने का तरीका है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी आप लोग को टाइम मिले वैसे ही भी बढ़ते रहिए दोस्तों, हम आपके साथ हमेशा उपस्थित हैं, और हर वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने का भी आपको जिम्मेदारी भी लेता हूँ और पढ़ाता भी हूँ अच्छे से। और सारे आपको जो भी आपको दिक्कत आ रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों, हम आपके साथ हमेशा उपस्थित हैं, जो भी आपके लिए कर सकते हैं हमेशा आपके साथ तत्पर हैं दोस्तों। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।